हमारे पैरों के नीचे, मिट्टी की सतह के ठीक नीचे एक पूरी कायनात आबाद है। एक ऐसी खुफिया दुनिया जहां लाखों करोड़ों मखलूकात एक दूसरे के साथ मिलकर जिंदगी का एक ऐसा जाल बनती हैं जो हमें नजर तो नहीं आता, लेकिन सच पूछें तो हमारे सैयारे की बका का दारोमदार इसी पर है। तो आज आइए जमीन के नीचे इस छुपी हुई दुनिया का सफर करते हैं और इन खुफिया इत्तेहादों के राजों से पर्दा उठाते हैं। क्या हो अगर दुनिया को खिलाने का अगला बड़ा इनकलाब किसी नई चमकती हुई लेबोरेटरी से ना निकले, बल्कि जमीन के अंदर करोड़ों साल से चल रही एक कदीम शराकतदारी में छुपा हो। यह सिर्फ कोई ख्याली सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो ज़राअत के पूरे मुस्तकबिल को बदल सकती है। तो चलिए इस पोशीदा कायनात की गहराइयों में उतरते हैं। हमारा ये सफ़र पौधों की जड़ों से शुरू होगा, फिर हम देखेंगे कुदरत की सबसे छोटी लेकिन सबसे ताकतवर फैक्ट्रियों को, मिलेंगे पौधों के अंदरूनी महाफिजों से, और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम इस कदीम रिश्ते को दोबारा कैसे बहाल कर सकते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव हमें मिलवाता है मट्टी के असल मास्टर बिल्डर से, वो जो पौधों की जिंदगी की बुनियाद रखते हैं, माइकोराइजा। ये वो फंगस हैं जो पौधों के सबसे पुराने और शायद सबसे अहम पार्टनर्स हैं। माइकोराइजा का मतलब बहुत ही सादा है। यूनानी जबान में इसका मतलब है फंगस और जड़। आप यूं समझ लें कि फंगस पौधे की जड़ों का एक एक्सटेंशन है, एक वसी नेटवर्क जो बारीक धागों की तरह मिट्टी में दूर दूर तक फैलकर उन जगहों से भी पानी और ग़िज़ाइयत खींच लाता है जहां बेचारी जड़ें खुद पहुंच ही नहीं सकती। और ये कोई नई दोस्ती नहीं है, ये शराकतदारी 40 करोड़ साल से भी ज्यादा पुरानी है। असल में इसी इत्तेहाद ने पौधों को समंदर से निकलकर पहली बार जमीन पर कदम जमाने में मदद दी थी, और आज भी जमीन पर मौजूद तकरीबन 90% पौधे इसी कदीम रिश्ते पर इन्हिसार करते हैं। सोचें, इसके बगैर जमीन पर जिंदगी शायद वैसी होती ही नहीं जैसी आज है। माइकोराइजा की दो बड़ी किस्में हैं। एक है आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा, जो गंदुम और चावल जैसी फसलों की जड़ों के खलियों के अंदर अपना घर बनाती हैं ताकि उन्हें फास्फोरस दे सकें, और दूसरी है एक्टोमाइकोराइजा, जो सनोबर और शाहबलूत जैसे बड़े दरख्तों की जड़ों के गिर्द एक घना जालीदार कोट बना लेती हैं ताकि उन्हें नाइट्रोजन मिल सके। हैं तो अलग अलग, पर दोनों का मकसद एक ही है, पौधे की मदद करना। तो सवाल यह है कि यह काम होता कैसे है। खासतौर पर एम फंगस एक खास किस्म का तेजाब खारिज करती हैं जो मिट्टी में फंसे हुए फास्फोरस को, जो पौधे के लिए बेकार होता है, एक हलशुदा शक्ल में बदल देता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई माहिर शेफ ऐसे अज्जा से एक शानदार डिश तैयार कर दे जो पहले खाने के काबिल ही ना हो। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस अमल का एक और हैरत अंगेज नतीजा है ग्लोमालिन। इसे मिट्टी की सुपर ग्लू समझें। यह फंगस एक कुदरती गोंद बनाती है जो मिट्टी के जर्रात को आपस में जोड़ देती है। इससे ना सिर्फ मिट्टी की साख्त बेहतर होती है, बल्कि ये फिजा से कार्बन खींचकर इसे जमीन में महफूज कर देती है, यानी मौसमियाती तब्दीली से लड़ने में भी मददगार है। अच्छा, फास्फोरस का इंतजाम तो हो गया, लेकिन पौधों को बढ़ने के लिए नाइट्रोजन की भी शदीद ज़रूरत होती है। हमारी हवा में तो ये भरी पड़ी है, मगर पौधे इसे बराह रास्त इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, कुदरत के पास इसका भी एक शानदार हल मौजूद है। और ये हल है राइजोबिया नामी बैक्टीरिया के पास। ये छोटे छोटे जरासीम एक हैरान अंगेज कमाल करते हैं। ये हवा में मौजूद बेकार नाइट्रोजन को पकड़कर इसे अमोनिया में बदल देते हैं, जो पौधों के लिए एक बेहतरीन कुदरती खाद है। ये कुदरत की अपनी फर्टिलाइजर फैक्ट्री है। लेकिन कुदरत में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। इस अमल में बहुत ज्यादा तवानाई लगती है। तो पौधा अपनी कीमती तवानाई इन बैक्टीरिया को देता है और बदले में उसे मिलती है जिंदगी बख्श खाद। ये फितरत का एक बेहतरीन कारोबारी मुआहदा है जहां दोनों का फायदा है। ये सारी कार्रवाई फलीदार पौधों की जड़ों पर बनी छोटी छोटी गांठों में होती है, जिन्हें नोड्यूल्स कहते हैं। ये इन बैक्टीरिया के लिए महफूज घर हैं। उनके अंदर एक खास प्रोटीन होता है जो हमारे खून के हीमोग्लोबिन जैसा काम करता है। ये ऑक्सीजन की मिकदार को कंट्रोल में रखता है ताकि ये नाजुक अमल बगैर किसी रुकावट के चलता रहे। अंदाज़ा है ये शराकतदारी कितनी ताकतवर है। ये बैक्टीरिया एक साल में 1 हेक्टेयर ज़मीन में 200 किलोग्राम तक नाइट्रोजन शामिल कर सकते हैं। ये मिकदार मसनूई खाद की कई बोरियों के बराबर है, और वो भी हमारे माहौल को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर। अभी तक तो हम जड़ों के बाहर और उनकी सतह पर रहने वाले दोस्तों की बात कर रहे थे। अब चलते हैं पौधे के और अंदर, उसके अंदरूनी हिफाजती निज़ाम से मिलने। ये वो माइक्रोब्स हैं जो पौधे के अंदर रहकर उसे बीमारियों और दबावों से बचाते हैं। इनमें से कुछ बैक्टीरिया, जिन्हें पीजीपीआर कहते हैं, पौधे के लिए ग्रोथ हार्मोन्स बनाते हैं। मिट्टी से लोहे जैसे ज़रूरी मिनरल्स को पकड़कर पौधे तक पहुंचाते हैं और इसे खुश्क सारी जैसे मुश्किल हालात का मुकाबला करने में मदद देते हैं।
ये पौधे के ज़ाती बॉडीगार्ड्स और ट्रेनर्स की तरह हैं। और फिर हैं एंडोफाइट्स, जो पौधे के जिस्म के अंदर ही रहते हैं। ये माइक्रोब्स पौधे के मुदाफ़ती निज़ाम को पहले से ही एक्टिव कर देते हैं, ताकि जब कोई असली बीमारी हमला करे तो पौधा उसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। ये बिल्कुल एक कुदरती वैक्सीन की तरह काम करता है। इतने शानदार और कदीम निज़ाम के बावजूद एक मसला है। हमारी जदीद ज़राअत के तरीके, जैसे कि बहुत ज़्यादा हल चलाना और केमिकल्स का बेतहाशा इस्तेमाल, अनजाने में इन कीमती शराकतदारियों को ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि उम्मीद बाकी है, क्योंकि हम इन्हें दोबारा से बहाल कर सकते हैं। इस ताल्लुक को बहाल करने के 3 आसान कदम हैं। पहला, मिट्टी में अच्छे बैक्टीरिया और फंगस को वापस शामिल करना। दूसरा, ऐसी फसलें लगाना जो इन माइक्रोब्स की दोस्त हों। और तीसरा और सबसे अहम, मिट्टी को कम से कम छेड़ना ताकि उनके घर तबाह ना हो। ये सिर्फ कुछ टेक्निक्स नहीं है, बल्कि ये खेतीबाड़ी को देखने का एक बिल्कुल नया नज़रिया है। इसे माइक्रोबायोम फार्मिंग कहते हैं, जहां हम सिर्फ फसल नहीं उगाते बल्कि एक पूरे जिंदा माहौलियाती निज़ाम की परवरिश करते हैं। जैसा कि माहिरीन कहते हैं, ये माइक्रोबायोम फार्मिंग की तरफ एक अहम कदम है। इसका मतलब है कि हम मिट्टी को सिर्फ एक बेजान चीज़ नहीं बल्कि एक जिंदा साथी समझते हैं, जो एक सेहतमंद सियारे और पायदार ज़राअत की बुनियाद है। और इस सब का फ़ायदा क्या है? सीधा सीधा फ़ायदा, किसानों के पैसे बचते हैं क्योंकि उन्हें महंगी खाद कम खरीदनी पड़ती है, और हमारा माहौल महफूज रहता है क्योंकि कम केमिकल्स हमारे पानी और हवा को आलूदा करते हैं। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें सबकी जीत है। तो अगली बार जब किसी खेत या बाग को देखें तो ये ज़रूर सोचें, क्या हम सिर्फ फसलें उगा रहे हैं या हम इस सैयारे पर जिंदगी के इस पूरे पेचीदा और खूबसूरत जाल की परवरिश कर रहे हैं। शायद इसी जवाब में हमारे मुस्तकबिल का राज छुपा है।